तो यार जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समासिक शब्द किसे कहते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द या समासिक पद कहलाते हैं, जैसे राजपुत्र। अब देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र का समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। इसी प्रकार पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो समास में दो पद यानी कि दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल। गंगा जल में जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा और जल। तो गंगा जो पहला पद है इसे पूर्व पद और दूसरा शब्द जल जो है इसे उत्तर पद कहेंगे। इस प्रकार गंगा जल में गंगा पूर्व पद और जल जो है उत्तर पद हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा जो होता है कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक इसी प्रकार द्वंद्व जो समास होता है उसका दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब हम अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो अव्ययी भाव की समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए एक ट्रिक है, उपसर्ग का प्रयोग। तो यहाँ पर जैसे में देख सकते हैं शब्द है प्रतिदिन, इसका पूर्व पद होगा प्रति और उत्तर पद होगा दिन। तो प्रतिदिन में पूर्व पद जो प्रति जो है वो एक उपसर्ग है। इसी प्रकार बेशक में बे शब्दांश उपसर्ग है और निडर में नी जो शब्दांश है वो भी एक उपसर्ग है। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए ट्रिक है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह यदि याद हो तो तत्पुरुष समास को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे घुड़सवार। घुड़सवार जो शब्द है यदि इसका समास विग्रह किया जाए तो होगा घोड़े पर सवार, जिसमें अधिकरण कारक है। इसी प्रकार जन्मजात शब्द का अगर समास विग्रह किया जाए तो जन्म से उत्पन्न होगा, जिसमें आपादान कारक है। और हथकड़ी शब्द का समास विग्रह किया जाए तो हाथ के लिए कड़ी होगा, जिसमें संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह से आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। अब हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर ट्रिक दिया गया है विलोम शब्द। जैसे में शब्द है माता पिता। तो माता पिता का अगर हम लोग समास विग्रह किया जाए तो वो होगा माता और पिता। तो माता पिता के बीच में और शब्द लग गया है। अब ये भी हम जानते हैं कि माता का विलोम पिता होता है और पिता का विलोम माता होता है शब्द। ठीक इसी प्रकार राम का विलोम शब्द कृष्ण और कृष्ण का विलोम शब्द राम होता है।
और भाई बहन ये भी विलोम शब्द है, पाप पुण्य ये भी विलोम शब्द है। तो हमने देखा कि जहाँ पर विलोम शब्द दिखे वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और इसका समास विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। चौथा समास द्विगु समास किसे कहते हैं उसे देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक हो तो ट्रिक संख्या ही है। जैसे नवरत्न, नवरत्न का अगर समास विग्रह किया जाए तो वह होगा नवरत्नों का समूह। इसी प्रकार सप्तद्वीप का समास विग्रह किया जाए तो वो हो जाएगा 7 द्वीपों का समूह। और त्रिभुवन का समास विग्रह किया जाए तो त्रि यानी कि 3 भुवनों का समूह हो जाएगा। तो हमने देखा कि इन शब्दों में पूर्व पद यानी कि पहला जो पद है वो संख्यावाचक है। तो इस ट्रिक से जब कहीं भी जिन शब्दों में हमें पहला पद संख्यावाचक दिखे तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब हम पांचवा बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे पद का अर्थबोध होता है वहाँ बहुब्रीहि समास कहलाता है। ट्रिक बनाया गया है देव और दानव, देव दानव। जैसे नीलकंठ, अगर नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किया जाए तो नीला कंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव। इसी प्रकार लंबोदर का अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी, भगवान गणेश जी। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा गिरिधर शब्द का अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो इन शब्दों में हमने देखा कि देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। हमें इससे ज्ञात होता है कि जिन शब्दों में देवी देवताओं का नाम आए तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अब हम जानेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है या उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें भी उत्तर पद यानी कि जो होता है दूसरा पद वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसका ट्रिक है गुण और दोष। तो जैसे देखते हैं लाल मिर्च, यहाँ पर लाल मिर्च का अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा लाल है जो मिर्च। लाल मिर्च जो है दो शब्द लाल प्लस मिर्च से मिलकर बना है। तो लाल जो शब्द है वह विशेषण है और मिर्च जो शब्द है वो विशेष्य है। तो इन दो पदों के कारण, विशेषण और विशेष्य के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि लाल मिर्च जो शब्द है वो कर्मधारय समास है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण सर्प शब्द भी दो शब्द कृष्ण और सर्प से मिलकर बना है। कृष्ण जो शब्द है वो विशेषण है तथा सर्प जो शब्द है वो विशेष्य है। और इसका समास विग्रह करने पर होगा कि काला है जो सर्प, अर्थात सांप तो है पर वो कृष्ण है। कृष्ण मतलब काला है। हमने देखा कि सर्प में गुण यह है कि वह काला है और मिर्च में यह गुण है कि वो लाल है। इसलिए जिन शब्दों में गुण या दोष हमें दिखाई दे वहाँ पर कर्मधारय समास होता है।